বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত। डाउनलोड मौज। पिछले बार में आपको पार्ट 1 में उड़ीसा के कुछ भागों की बारे में बतलाया। अब मैं कोणार्क मंदिर के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये मंदिर समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। सूरज भगवान यानी विष्णु के स्वरूप को मानकर ये मंदिर बनाया गया था हजारों साल पहले। उस समय उड़ीसा जनपद के हिसाब से भारत में 14 जनपद हुआ करते थे। उन जनपद में सर्वोपरि जनपद उड़ीसा राज्य माना जाता था। शक्ति के मामले में, काबिलियत के मामले में, बुद्धि के मामले में यहाँ के व्यक्ति अग्रणी थे। इसका प्रतीक देखने को मिलता है कोणार्क मंदिर के द्वारा। गाइड लेके जाएं तो पूरा उस मंदिर की सिचुएशन समझ में आ सकती है। विष्णु भगवान को ही सूरज के रूप में मानकर यहाँ मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। उस मूर्ति की ऐसी व्यवस्था थी, 14 सप्त मंदिर से सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त होने तक समय का जानकारी प्राप्त होती थी। जो आज घड़ी के द्वारा हम लोग देखते हैं, वो ये मंदिर के चारों तरफ इस प्रकार के 4 पहिए थे। घोड़े के रथ थे जो मंदिर को इस ढंग से घोड़े रथ के द्वारा चलते हैं, उसी प्रकार से इसका मंदिर का देखने को मिलता है। हजारों साल पुराना ये मंदिर है। आज की अवस्था में खंडित है, लेकिन जो भी है ये समझ में आता है उस समय के लोग कितने बुद्धिमान, कितने अक्लमंद और काबिलियत के मामले में हर क्षेत्र में आगे थे। मुख्य मंदिर के द्वार के ऊपर में गुंबज में मैग्नेटाइट चुंबकीय गोलाकार के रूप में रहता था। दुश्मन किसी भी क्षेत्र से आए कई 100 किलोमीटर तक वो कैप्चर कर लेता था और इंडिकेट दे देता था कि आउटसाइड भारी आक्रमण होने वाला है, संकेत मिल जाता था। उसी की व्यवस्था के हिसाब से, चाहे वो पानी के द्वारा आ रहे हो, चाहे समतल भूमि के द्वारा आ रहे हो, इस ढंग से वो मैग्नेटाइट ऊपर में रखा गया था। अंग्रेज शासनकाल में उस मैग्नेटाइट को ले लिया गया, आज शून्य पड़ा हुआ है। कोणार्क की इस प्रकार के मंदिर भारत में कुछ स्थानों में देखने को मिलते हैं। मैंने इसका हम्पी में देखा, वहाँ पर भी इसी प्रकार सूर्य मंदिर था। गुजरात के अहमदाबाद के पास में भी सूर्य मंदिर देखा, जो समय निर्धारित सही बतलाते थे। ऐसा देख के जानकारी हुई। कोणार्क मंदिर के पास में कुछ जंगल है, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं।
आज उस जंगलों में आदिवासी या जनजाति लोग या वन वन के प्राणी के नाम से जाना जाता है। कटक के पास में समुद्र के पानी का कुछ हिस्सा आ जाता है। वहाँ पर कछुआ बहुत देखने को मिलते हैं। उस झील के किनारे चारों तरफ कछुआ ही कछुआ, छोटे बड़े मगरमच्छ, भिन्न भिन्न प्रकार के घड़ियाल भी देखने को मिलते हैं। मेरे को उतनी सूची याद नहीं है, लेकिन कटक से होके हम लोग बाई कार गए थे। ये बात है कम से कम 20 साल पहले की है। आज का तो सुविधा साधन सब है, गूगल में और इसमें देख के आदमी इसको जा सकता है। फिर कटक के पास में कुछ जगह में ऐसे ऐसे मठ बने हुए हैं, साधु संतों के हैं, जो रमणीक स्थान है। अपने जीवन से तंग आके उस मठों में जाके आगे का जीवन सुख में बिता सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था चलती है। कटक के बाद फिर आइए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में शंकर भगवान का एक लिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नंदन कानन, चिड़ियाघर और नंदनगिरी काननगिरी 2 पर्वत पहाड़ों के बीच में है। इनमें ऐतिहासिक स्थान को देखा जा सकता है। कुछ खंडित हो गए हैं, कुछ वहाँ पर झांकियाँ देखने को मिलती है। नंदन कानन और उदय कानन में ये देखने को मिलती है। एक रिंग महाराज शंकर भगवान अनादिकाल पहले से ये मंदिर की यहाँ पर स्थापना किसी राजघरानों के द्वारा की गई। व्यक्तियों की कामना इच्छा भगवान शंकर के रूप में यहाँ पर लोग पूजा पाठ अर्चना करते हैं और अपने जीवन की विपत्ति को यहाँ छोड़कर कुछ कामना के हिसाब से यहाँ पर आते हैं और उनका जीवन सुख में जीवन व्यतीत होता है। ऐसे यहाँ के लोगों की मानता है। भुवनेश्वर घूमने के बाद कुछ एरिया ऐसा है जो आंध्रा और उड़ीसा का बॉर्डर पड़ता है, उसको भी देख लेना चाहिए। बंगाल का भी कुछ हिस्सा बॉर्डर का है, उसमें भी कई मंदिर है, देख लेना चाहिए। कंटाई रोड के पास में बेलदा के पास बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर है। यहाँ पर समुद्र का किनारा है। लोग, बंगाल के लोग और उड़ीसा के लोग यहाँ पर मनोरंजन के हिसाब से आते हैं और आनंद प्रमोद समुद्र का करते हुए चल जाते हैं। आज बहुत सुविधा हो गई, भव्यता से होटल बन गए, रेस्टोरेंट बन गए, सड़कें बढ़िया हो गई। ये असुविधा अब नहीं है। आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले जब मैं प्रथम बार ये डीगा के नाम से जाना जाता है, तो ये डीगा में मैं गया था और आज जो हम 2 साल पहले गए उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। डीगा घूमने के बाद वहाँ पर एक भुवनेश्वरी शंकर भगवान का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, ऐसा लोग वहाँ के कहते हैं। चंद लेक शिला एक जगह है, वहाँ पर भी मंदिर है। वहाँ मूर्ति नहीं है, कहते हैं शिवलिंग कई फीट जमीन के अंदर में है। लोगों का विश्वास श्रद्धा भाव से ये 2 जगह दिखते हैं। भुवनेश्वर महादेव जो है उसमें काफ़ी हाइट का शिवलिंग है। उस शिवलिंग को, उसकी जेवरी जो है काफ़ी चौड़ी है, पूरा मंदिर बना नहीं है, बनने की कगार में चल रहा है, काम काज चल रहा है। मैं ये देख के देखा। कहते हैं किसी भक्त को सपना आया था
कि इस जगह में इस प्रकार का मूर्ति है, लिंग है। खुदाई करने के बाद विराट रूप में लिंग निकला। उधर जिधर लिंग निकला वहाँ कोई रहने की जगह नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, होटल नहीं, कोई चीज़ नहीं है, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं। आज ये वीरान जगह पर ये भव्य लिंग दर्शन के देख मेरा मन गदगद हो गया। ऐसे ही उड़ीसा के कई जंगलों में जब मैं गया, उनका आनंद प्रमोद मैं प्राय कर नवंबर दिसंबर के महीने में या फरवरी के करीब पर्यटन करता रहा और करता हूँ। चांदनी रात रहती है, जंगलों में ओस की बूंदी रहती है, सूर्योदय के समय लाल, पीली, बैंगनी कई प्रकार की किरणें उस ओस में जब पड़ के हमारे कोटेज में या हमारे स्थान पर वो शरीर को स्पर्श करती है, शरीर में एक रोमांच पैदा हो जाता है। ओस की बूंदों में वो रंग बिरंगे कलर जब ऐसे चमचमाते हैं, जैसे मालूम पड़ता है ये स्थान नेकलस भिन्न भिन्न प्रकार के हीरे, पन्ने, मानिक, उन पत्थरों को पिरो के यहाँ पर एक महिला का हार बना हुआ रहता है। ये कुछ क्षण के लिए ही दिखता है। हवा का झोंका आता है, सूरज ऊपर में आ जाता है, उसकी कलर जो है लुप्त हो जाती है, तब वो आनंद देखने को नहीं मिलता है। रात में जब हम लोग वहाँ बैठते हैं जंगलों में, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा रहता है। चांद के प्रकाश में पत्थरों का जो झोंका से हवा के द्वारा हिलते हैं, उनकी स्वर और उन जंगलों, पहाड़ों की, पेड़ों की हवा के द्वारा जो सुगंध मन को मोहित कर लेती है, ये रोमांच आ जाता है शरीर में। ये तब मज़ा आता है जब एकांत में आप उसको रसपान करते हैं। नेचर का, प्रकृति का जितना आप रसपान करेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा, उतना ही परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की ओर आप जुड़ेंगे। दो रास्ता है, एक अध्यात्म का मार्ग, एक संसार का मार्ग। भौतिक बात में जिसको भौतिक बात का रस आ गया, संसार में जिसको संसार के हिसाब से रस आ गया, उसको अध्यात्म और भगवान से दूर हो जाता है। और जिसको अध्यात्म और भगवान में रस आता है, वो संसारिक और भौतिक बात से दूर हो जाता है। बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं दोनों चीज़ का आनंद लेते हैं, लेकिन आनंद एक ही में मिलता है, जो आनंद पैकेट की गोद में जितना डीप से डीप रस पान करेंगे, उतना आपका मन, चित्त, बुद्धि आपका अच्छा रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे, सोच अच्छा रहेगा। ये मैंने अनुभव किया। चर्चा आती है लोगों की, मैं बार बार यही कहता हूँ, भारतवर्ष में सब चीज़ है देखने को। समुद्र का किनारा है, पहाड़ों का जगह है, नदियों का भाव है, जंगलों यहाँ पर है, समतल भूमि है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की भाषा है, बोली है, पहनावा है। जब भारत भ्रमण करते हैं तब जाके उसका आनंद मिलता है। तो प्रकृति का जो आनंद लेना है, हल्की हल्की बारिश होती रहती है, मोर जो होते हैं अपने पंख को खोल के नाचते हैं, और उसमें हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम जो बारिश होती है, और बारिश से जो क्षण के हवा के द्वारा हमारे शरीर में बूंद पड़ती है, उसका आनंद और ही होता है। ये एकांत वातावरण में, जंगलों में, गाँव में, पहाड़ों में ये दृश्य देखने को मिलता है। शहरों के बड़े बड़े मकान, गाड़ी मोटर का भीड़ भाड़, चहल पहल, लोगों की
शोर गुर हल्ला में वो आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद भारत के उन सब जगह में जाके आनंद मिलता है। मैं जब नदी के किनारे में बैठ जाता हूँ, उनकी जो स्वर सुनने को मिलती है, कल कर चल चल जल जल पल पल, ये आवाज़ जब सुनते हैं तो कानों में एक नया रस पैदा होता है और वो रस मन चित्त को पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार जितना आप रस का आनंद लेंगे उतना परम परमेश्वर परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। उड़ीसा जो राज्य है सब चीज से संपर्क है, बड़ी सी बड़ी है, महान नदी, महानंदा नदी भी है, छोटी बहुत मोटी और भी बहुत सी नदियां हैं। छोटा सा राज्य है। इंडस्ट्री के मामले में लोहे के बड़े से बड़े कारखाना यहाँ पर है। उसके आगे थोड़ा सा दिए हम आगे जाते हैं, झारखंड के और उड़ीसा का बॉर्डर में अमरकंटक है, वो भी घूमने लायक जगह है। प्रॉपर उड़ीसा राज्य में घूमने का कम क्षेत्र देखने को मिलता है, लेकिन उड़ीसा का झारखंड क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र, बिहार क्षेत्र की सीमावर्ती एरिया में और कुछ आंध्रा की सीमावर्ती एरिया में जब घूमते हैं तो उसका आनंद ही और अलग होता है। इस प्रकार मेरे को जो जीवन में उड़ीसा राज्य के बारे में जाना या जो जानकारी घूम के आनंद आया उसका मैंने आपको वर्णन किया। आज उड़ीसा राज्य हर प्रांतों से आगे टक्कर ले रहा था, लेता आ रहा है। एक समय ये था, ये सुप्रीम में गिनती होता था, लेकिन किसी भारी आक्रमणों के कारण, गुलामियों के कारण, मुगल साम्राज्य के अत्याचारों के कारण, अंग्रेज के जुल्म के कारण भारत के हर राज्य पिछड़ गए थे। आज धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। सब साधन सुविधा है, लोगों की बुद्धिजीवी है, विचार अच्छे हैं, सोच अच्छा है, रॉ मटेरियल है, अपने बूते पे है। भारतवासी आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। ये उड़ीसा घूमने के बाद मेरे को जो अनुभव हुआ मैं आपको इसका बोला। अब अगली बार मैं बिहार स्टेट के बारे में बोलूँगा।